रानी की पीएचडी अब खत्म होने वाली थी। मानव शास्त्र का विषय, सो दिन भर कंकाल अवशेषों के साथ ही उसका बीतता था। काफ़ी दिनों से लगातार काम करने की वजह से थोड़ा ब्रेक लेने को जी चाहा। अपने विभाग में एक पत्र लिख रानी ने 15 दिनों की छुट्टी ली और अपनी मौसेरी बहन लक्ष्मी के घर मेघालय चली गई। मेघालय, जैसा कि सब जानते हैं, पल पल बारिश हुआ करती और रानी को और क्या चाहिए था। बरामदे की कुर्सी, बारिश की बूंदें और अपनी मनपसंद किताब के साथ एक कप कॉफ़ी। उस शाम भी रानी अपनी कॉफ़ी और किताब के साथ व्यस्त थी। लक्ष्मी एक ब्रांच में मैनेजर थी। उसी का एक दोस्त लक्ष्मण उससे मिलने आया। लक्ष्मी ने लक्ष्मण को रानी से भी मिलवाया। हेलो, आई एम लक्ष्मण। रानी के साथ बैंक में ही हूँ मैं। रानी ने अपनी किताब को साइड में रख लक्ष्मण से मिलती है। हाँ, लक्ष्मी ने बताया था, आपको पुरानी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी है ना, और सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस वो शौक़ है मेरा, खुद से खुद बहला लेता हूँ। बाकी पुरानी वस्तुओं से तो सच में काफ़ी प्रेम है मुझे। हाथ में लेता हूँ तो एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। फिर रानी ने कहा, अरे बैठिए ना, खड़े क्यों हैं आप? कॉफ़ी तो चलेगी ना? हाँ हाँ चलेगी। आप कुछ पढ़ रही थी क्या? हाँ, एक किताब है, कुछ ऐसी जगहों के बारे में लिखा है जहाँ कोई जाता नहीं है और सरकार भी कुछ नहीं करती उन जगहों के लिए। अच्छा जी, तो क्या इसमें यहाँ के खंडर के बारे में भी लिखा है? कहाँ के बारे में? यहाँ माइलोंग के? जी जी जी, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच में वो खंडर। सुना है वहाँ जल्दी कोई नहीं आता। शायद आपके काम की जगह हो। किसी एक राजा के बारे में बताते हैं कि वहाँ उसका राज्य हुआ करता था। बहुत लोग तो भूत प्रेतों से भी जोड़ के देखते हैं उसे। रानी ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, दिन भर तो कंकाल खोपड़ी लिए खेलती रहती हूँ। भूत जैसी की भी चीज़ होती है क्या? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भैया। अच्छा, वहाँ कैसे जा सकते हैं ये बताओ? फिर लक्ष्मण ने बताया, अपने गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी से अगर निकलें तो शाम होने तक तो लौट ही आएंगे। वहाँ कोई पुरानी जनजाति भी रहती है, वही वो लोग उस खंडर का ध्यान भी रखते हैं। वैसे भी आज तक मैं गया नहीं हूँ, आप कहे तो साथ चलते हैं। तो रानी चलोगी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल चलूँगी, काम कर करके थक गई हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूँगी। क्यों ना परसों चलें? परसों शनिवार है, बैंक भी बंद रहेगा। फिर लक्ष्मी ने कहा, हाँ हाँ शनिवार तय हुआ, कोई खास इंतजाम तो नहीं करना होगा ना? इसके बाद लक्ष्मण ने कहा, नहीं नहीं, बस खाने का सामान, लाइट्स, टॉर्च, माचिस हैं। कपड़े पूरे बाह ऊपर तक के पहनना, नहीं तो कीड़े मकोड़े उठा के ले जाएंगे। सभी हंसते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। शनिवार को सुबह सुबह 6 बजे लक्ष्मण अपनी गाड़ी लिए लक्ष्मी के घर आता है और हॉर्न बजाता है। लक्ष्मी और रानी कार में आकर बैठ जाती हैं। मौसम इतना अच्छा होता है कि सबके गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं। आज रानी को शीशे नीचे करके एक अलग ही आनंद आ रहा था। नहीं तो दिल्ली में शीशा बंद ना हो तो गए काम से। रानी ने कहा, यार क्या मस्त मौसम है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है आज। बाहर में बारिश की बूंदें पड़ रही थी। कार का वाइपर शीशे को साफ किए जा रहा था जिससे लक्ष्मण को रास्ता साफ साफ दिखाई दे सके। लक्ष्मण ने एक दो जगह पर लोगों से उस जगह का पता पूछा। लोगों ने जब सुना कि वो लोग खंडर जा रहे हैं तो सभी ने ना जाने की सलाह दी। वहाँ की बोलचाल से लक्ष्मी और लक्ष्मण, वो दोनों तो वाकिफ थे। रास्ता पूछा और सीधा खंडर तक आ गए। जैसा नाम वैसे ही दिख रहा था वो खंडर। बड़े बड़े पत्थरों की इमारत थी। आगे से एक बड़े से दरवाजे के जैसा बिल्कुल प्रतीक हो रहा था।
उस खड़ी इमारत के सर पर एक बड़ा सा मुखौटा लगा हुआ था। शायद वहाँ के आदिवासियों ने लगाया था। जैसे ही गाड़ी से वो उतरे और आगे बढ़ने लगे, 10-12 लोगों का समूह उनके सामने आ गया। उसमें से एक ने इशारों में कुछ कहा। लक्ष्मी रानी के पास खड़ी उनके द्वारा बोले गए सारे वाक्यों का अनुवाद कर रही थी। यार, ये तो अंदर जाने को मना कर रहे हैं। कहता है कि यह जगह शापित है, जो भी अंदर जाता है मर जाता है। कह रहा है कि एक बार किसी महिला का बच्चा उसके हाथों से गिरकर अंदर के कुएं में चला गया। तब उस महिला ने भी वहाँ के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। आज भी उन दोनों की आत्माएं अंदर ही भटकती हैं, इसलिए अंदर कोई भी ना जाए। और सभी उसकी बातों में हामी भर रहे हैं। लक्ष्मण उन सबसे ये कहता है कि ये जो मैडम है वो उसी की जानकारी और उसे ठीक करने के लिए यहाँ आई हैं। उन्हें सरकार ने ही भेजा है। रानी को देख सभी आदिवासी उसे नमस्कार करते हैं और अंदर जाने को कहते हैं। रानी को समझ आ गया था कि लक्ष्मण ने झूठ बोला है। खैर, सभी अंदर जाते हैं और घूमकर रानी ने देखा कि सभी आदिवासी उसी जगह पर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण, कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? नहीं तो जाने देते हैं ये। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलो तुम। इसके बाद तीनों अंदर जाते हैं। दिन की रोशनी की वजह से अंदर हल्की फुल्की रोशनी तो आ ही रही थी, फिर भी उन लोगों ने अपना टॉर्च जला लिया। अंदर जाकर एक कमरा नुमा दिखा, फिर उसी के साथ लगकर एक और बड़ा सा हॉल दिखा। कमरों से लग अनेकों कमरे दिख रहे थे। सीधा चलने पर पीछे की तरफ एक बड़ा सा कुआं दिखा। तीनों ने झांक कर देखा। अंदर में थोड़ा पानी था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। खंडर के दीवारों से लगकर कुछ जंगली पेड़ वहां पर उग गए थे, जिनके पत्ते कुछ विचित्र लग रहे थे। रानी उसी कुएं के पास ही खड़ी रही और लक्ष्मी और लक्ष्मण अंदर वापस चले गए। उन पेड़ों के पत्ते कुछ ज़्यादा ही नुकीले थे और साथ ही ढेरों लतर वहाँ बिखरी पड़ी थी। एक बड़ा सा कीड़ा कहीं से उड़कर उसी पेड़ के फूल पर जा बैठा। अभी वो बैठा ही था कि एक लंबी सी लतर उस कीड़े को अंदर ले गई और फूल का मुंह बंद हो गया। रानी ने किताबों में पढ़ा था ऐसे पेड़ों के बारे में कि वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन जब आंखों से देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वो कुछ पीछे लौटी तो उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। रानी ने झुककर देखा तो एक हड्डी का टुकड़ा उसे दिखा। उसने उसे उठाया, एक प्लास्टिक में भर अपने बैग में डाल लिया। फिर एक लगभग 6 इंच की खोपड़ी दिखी, उसे भी उसने उसी प्रकार अपने बैग में रख लिया। अभी वो रखी रही थी कि एक लतर उसके कुर्ते में आकर फंस गई। रानी ने आश्चर्य से देखा और अपने हाथों से एक झटके से उसे हटा दिया। वहां से लक्ष्मण और लक्ष्मी, जिन्हें ढूंढने के लिए वो चली गई। 2 कमरों के बाद उसे लक्ष्मी एक पत्थर पर बैठी दिखी। अरे लक्ष्मी, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो ऊपर, कुछ और भी देखना है। यहाँ पर क्या टाइम पास करोगी? मगर लक्ष्मी उठने का नाम ही नहीं लेती है। एक बार फिर से हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करती है वो। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वो घूमकर देखती है तो लक्ष्मी। अरे तुम यहाँ? लक्ष्मी, तो मैं किसको बुला रही थी? पीछे घूमकर देखा तो कोई भी नहीं था। लक्ष्मी बड़ी बड़ी आंखों से रानी की बात सुन रही थी। कसम से कह रही हूँ तुमको, मैंने यही अभी तुमको देखा था मैंने। फिर लक्ष्मी ने कहा, अरे मैं तो इधर से आ रही हूँ, लक्ष्मण कहाँ है? अरे पागल, तेरे साथ ही तो था, देख कहीं होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण। पर रानी के कंधे पर एक हाथ आता है। घूमकर देखती है तो लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम यहाँ? तो वो कौन थी जिसे मैं अभी बात कर रही थी? वापस पलटकर पीछे देखती है तो कोई भी नहीं। अब तो रानी की हालत खराब हो जाती है। अरे अभी तूने तो आवाज़ दी, लक्ष्मण,
तो तभी सुनकर आई हूँ। इधर उधर क्या देख रही है तू? रानी का रक्तचाप अब बढ़ने लगा, थोड़ी सांसें भी तेज हो चुकी थी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, चिल्लाते हुए वो दूसरे कमरे में जाती है। लक्ष्मण ने जब रानी को देखा तो, अरे क्या हुआ रानी, क्यों घबराई हुई हो तुम? अरे तुम हम लोगों के साथ हो, घबराओ मत, चलो। तीनों एक साथ फिर उसी कुएं के पास आ जाते हैं। उस जगह आकर रानी थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है, शायद कुएं से आ रही होती है। सुना तुम लोगों ने उस बच्चे की आवाज़? पता नहीं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा ये। मेरे साथ तो जब से आई हूँ अजीब ही हो रहा है। बात करते करते रानी, लक्ष्मी और लक्ष्मण एक साथ कुएं में देखते हैं, मगर कुएं के पानी में रानी के अलावा किसी और की परछाई नहीं दिखती है। रानी घूमकर अगल बगल देखती है तो कोई भी नहीं होता है। रानी जोर जोर से रोने लगती है, मगर शायद उसकी आवाज़ अब कोई और सुन ही नहीं रहा था। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नज़र उठाकर देखती है तो मानो कुछ सफ़ेद सी मूरत उसे देखती है। आंसू भरे होने के कारण एक धुंधली की छवि नज़र आती है। अपनी आंखों को, पलकों को एक बार तेज़ी से बंद कर अपनी आंखों को साफ करती है तो सामने का नज़ारा देख उसकी होश उड़ जाते हैं। पेड़ से लटकती हुई एक औरत की लाश दिखती है, ऊपर से नीचे तक सफ़ेद साड़ी में। रानी दौड़कर वहाँ से भागती सीधा कमरे में आती है। हर एक कदम पर लक्ष्मी और लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं आता। तभी लक्ष्मी और लक्ष्मण खूब जोर जोर से हंसते हुए रानी के पास आते हैं। देखा, डर गई ना? लक्ष्मी भी खूब हंसती है। इतने में गुस्से से रानी ने एक जोर का झापड़ लक्ष्मी के गाल पर रख दिया। मजाक सूझ रहा है तुझे? मजाक सूझ रहा है तुम दोनों को? मेरी जान पर बनी है और तुम दोनों मजाक बना रहे हो। लक्ष्मी और लक्ष्मण दोनों माफ़ी मांगते हैं और थोड़ी देर बैठ रानी से बातें करते हैं। अब जाकर रानी कुछ सामान्य होती है। थोड़ी देर बाद रानी ने दोनों को लक्ष्मी वाली बात बताई। ये बात सुन दोनों का आश्चर्य हुआ। सुनो सुनो, चलते हैं यहाँ से, कुछ भी गलत है यहाँ, कुछ तो है। तभी लक्ष्मी के पैरों में वही पेड़ का लतार पूरी तरह लिपट चुका था। अरे यहाँ तक आ गया, मैंने कहा था ना कि कुछ तो है यहाँ। लक्ष्मण ने अपने पॉकेट से एक चाकू निकाला और लतर को काट लक्ष्मी के पैरों से अलग किया। लतर के काटते ही लतर ऐसे वापस चली जाती है जैसे कि किसी ने सांप की पूंछ काट दी हो। तीनों वहाँ से उठकर बाहर जाने के लिए बड़े वाले कमरे में आते हैं। हाथों में तीनों ने टॉर्च जलाया हुआ था, जिसकी रोशनी से पूरा कमरा दिख रहा था। तभी एक भागते हुए बच्चे की परछाई कमरे में दिखाई देती है। जब तक सभी कुछ कह पाते या बोल पाते, उसी के पीछे पीछे एक औरत की परछाई भी दिखाई देती है। जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ रुकना मुनाफिक नहीं है। तीनों वहाँ से जैसे ही निकलते हैं कि फिर एक लतर लक्ष्मी का पैर तेजी से पकड़ लेता है और वहीं गिरा देता है। लक्ष्मण चाकू से लतर काटता है और लक्ष्मी को हाथ पकड़ के उठाता है। तभी लक्ष्मण की नज़र कुछ सूखे पत्तों पर पड़ती है। जल्दी करो और सारे सूखे पत्ते उठाकर कमरे के बाहर डालो, जल्दी करो। बाहर निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है। रानी और लक्ष्मी बाहर आ जाती हैं। जैसे ही लक्ष्मण बाहर आने को होता है, लक्ष्मण का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाता है, जिससे लक्ष्मण के हाथों से माचिस गिर जाती है और बिखर जाती है। रानी, माचिस जलाओ। रानी झुककर माचिस की तिल्लियां उठाती है और एक एक करके तिलियां जलाने की कोशिश करती है। नहीं जल रही, क्या करूं? तभी लक्ष्मण को ध्यान आता है कि एक लाइटर उसकी जेब में पड़ा हुआ है। लक्ष्मण लाइटर निकालकर पत्ते में आग लगा देता है। फिर एक झटके से खड़े होकर आग को लांघकर
कमरे के बाहर आ जाता है। तीनों कमरे के बाहर आते हैं और फिर सीधा एक एक करके सभी को जांचने के बाद आदिवासी तीनों को वापस जाने देते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद लक्ष्मी को कुछ अजीब सा लगता है अपने पैरों में। जब वो अपना पैर देखती है तो उसे अपनी नसों पर कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। लक्ष्मी ने कहा, अरे अभी कुछ था मेरे पैरों के अंदर, कुछ रेंग रहा था। रानी ने कहा, दिखाओ। रानी देखती है मगर उसे कुछ भी नहीं दिखता। कहाँ कुछ है लक्ष्मी, वो पैरों में पेड़ की बेल जो लिपटी थी ना, उसी की वजह से लग रहा होगा। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक है। देखो हम सभी वापस आ गए हैं। भगवान का शुक्र मनाओ कि हम सब सही सलामत लौट आए हैं। देखा नहीं कैसे वो आदिवासी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे थे। लक्ष्मी रानी की बातों से थोड़ा सामान्य हो जाती है। रास्ते पर सभी थोड़ी देर तो चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपने अपने डर की व्याख्या करते हैं। कभी हंसते हैं तो कभी उन बातों को सोचकर सहम जाते हैं। घर पहुंचने पर लक्ष्मी लक्ष्मण को चाय के लिए बुलाती है। लक्ष्मण और रानी साथ बैठे होते हैं कि तभी लक्ष्मी जोर से चिल्लाती है। ये सुनते ही लक्ष्मण और रानी दौड़कर किचन में आते हैं। वहाँ देखते हैं कि लक्ष्मी अपने पैरों को पकड़कर रो रही है। क्या हुआ लक्ष्मी? मैंने कहा था ना कि कुछ है मेरे पैरों में, तुमने नहीं माना था। देख लो अभी तुम। लक्ष्मी ने अपना बरमूडा ऊपर की ओर खींचा और दिखाया तो सभी के होश उड़ गए। वहाँ सच में कुछ रेंग रहा था। चाकू कहाँ है? मिल गई। चाकू की नोक को आग में धीरे से गर्म करके लक्ष्मण ने रेंगते हुए स्थान पर एक चीरा लगाता है। थोड़ी सी मशक्कत के बाद एक छोटा सा लतर दिखाई देता है। उसे पकड़कर खींचकर लक्ष्मण उसे निकालता है और निकालकर बाहर फेंकता है। तो एकदम उसी तरह भागकर वो लतर घर के बाहर चली जाती है। आई, अब कुछ ठीक है? हाँ अब कुछ ठीक है। ये बोलते बोलते लक्ष्मी सो जाती है। रानी और लक्ष्मण उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। जख्मों पर पट्टी बांध देते हैं। अब ठीक हो जाएगा। मगर बड़े ताज्जुब वाली बात है, ये लतर उसके शरीर में कैसे पहुंच गई? थोड़ा ध्यान देना तुम। रानी ने कहा, सुनो लक्ष्मण, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कहीं मदद की आवश्यकता हुई तो मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ तुम आज यहीं रुक जाओ। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है बैठता हूँ मैं यहाँ। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ। रानी थैंक्स कहती है। कुछ देर बात ही करते होते हैं दोनों कि कमरे में लक्ष्मी के रोने की आवाज़ आती है। दोनों भागकर अंदर जाते हैं। लक्ष्मण, चाकू लाओ। फिर से चाकू लाओ। अभी एक और है मेरे हाथों के अंदर। हाथों को जोड़कर प्लीज़ निकाल दो इसे। प्लीज़ लक्ष्मण निकाल दो इसे। लक्ष्मी रोने लगती है। लक्ष्मण ने देखा कि अब बात उसके बस की नहीं है। उसने लक्ष्मी से कहा, एम्बुलेंस बुलाना होगा, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं हॉस्पिटल नहीं, अभी तुम करो इसका इलाज। डॉक्टर से भी इंजेक्शन लगाएगा। दर्द से कराते हुए, प्लीज़ तुम कर दो। लक्ष्मण फ़ोन मिलाकर एम्बुलेंस बुलाता है। रानी ने कहा, ये क्या मुसीबत आ गई यार, लक्ष्मी का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। कब आएंगी एम्बुलेंस? करीब 10 मिनट में। एक एम्बुलेंस घर के बाहर आती है। बारिश अभी भी हो रही होती है। रानी और लक्ष्मण लक्ष्मी के कमरे में आ जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर रह जाते हैं वो। रानी आश्चर्य से कहती है, लक्ष्मी ये क्या किया तूने? लक्ष्मण, ये देखो क्या कर डाला इसने। हाथों से खून निकले जा रहा है। हे भगवान, क्यों हमेशा अकेला छोड़ के चले गए? ये क्या कर दिया इनने? नहीं रानी, अब कुछ आराम है मुझे। तुम नहीं जानती कितना दर्द हो रहा था मुझे। देखो मुझे पीठ में भी दर्द शुरू हो चुका है। शायद एक वहाँ भी है। क्या देखोगी तुम एक बार? लक्ष्मी ने अपना टी शर्ट उठाकर रानी को दिखाया। रानी उसकी पीठ देखकर इशारे से लक्ष्मण को बुलाती है। लक्ष्मण ने जब देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लक्ष्मी के पीठ पर मानो जैसे 4-5 रस्सी जैसी कुछ रेंग रही थी।
उन दोनों ने उससे कुछ नहीं कहा। है ना, है ना, देखा ना तुमने? रानी हौलिया लेती है और उसे लक्ष्मी के हाथों के पास लपेटकर एम्बुलेंस में ले जाती है। लक्ष्मण घर का दरवाज़ा बंद कर एम्बुलेंस के साथ ही अपनी गाड़ी से चलता है। कुछ ही मिनटों में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में तुरंत लक्ष्मी को ले जाया जाता है। क्या हुआ है इनको? डॉक्टर ने पूछा। रानी ने सारी बातें डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा ऑपरेशन थिएटर में लक्ष्मी को ले जाने का आदेश दे दिया। कुछ लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर पुनः लौट कर आए। आपने ठीक कहा था, इनके पूरे शरीर में पेड़ की लतर ही लतर थी। हमने निकाल तो दिया है, मगर इनका पूरा शरीर निशान से भर जाएगा। रानी ने कहा, अभी तो ठीक है ना लक्ष्मी? अभी भी ऑपरेशन थिएटर में ही है, अभी तो बेहोश है। होश आते ही मिलवाते हैं आपको, यहीं पर मिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो एक नर्स आकर रानी और लक्ष्मण को बुलाती है। दोनों अंदर जाकर लक्ष्मी से मिलते हैं। लक्ष्मी दोनों को देखकर रोने लगती है। लक्ष्मण को अपने इस खंडर जाने वाली सलाह पर काफ़ी पछतावा होता है। लक्ष्मी कहती है, लक्ष्मण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तुम अपने आप को दोषी ना ठहराओ। लक्ष्मी बात करते करते अपने सर को पकड़ती है और थोड़ा कहराती है। अभी बातें होती रहती हैं कि रानी ने लक्ष्मी के माथे पर कुछ रेंगते हुए देखा। रानी और लक्ष्मण डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। लौट कर आने पर सभी सन्न रह जाते हैं। लक्ष्मी पास पड़े औजार से अपने माथे की नस काट चुकी है और वहीं बेड पर गिरी पड़ी थी। खून माथे से गिरे जा रहा था। डॉक्टर ने तुरंत जांच किया तो पाया कि लक्ष्मी के प्राण निकल चुके थे। रानी और लक्ष्मण सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहे थे और साथ ही साथ खुद को कोसे जा रहे थे। उस वीरान खंडर ने इन सभी का जीवन भी खंडर कर दिया था। किसी के घर पर भी खुशियां आने नहीं दूंगी, देख लेना तुम। जा रही हूं सबके जुल्म लेकर। ये खून दिया है ना तुमने मुझे, देखो अब तुम्हारा मुकद्दर मैं लिखती हूं इसी खून से। इतना कहते कहते राधा ने दम तोड़ दिया। राधा की सांसें छूटते ही मानो पूरे गांव में मनुष्यत सी छा गई हो। गांव वाले के चेहरे फीके पड़ गए। दूर सारे के सारे सियार आऊ आऊ कर कर चीखने लगे। ना जाने कहां से काले बादलों ने पूरे आसमां को अपने आगोश में ले लिया। तेज हवाओं ने राधा के पास की मिट्टी को पूरे गांव में बिखेर दिया। मानो पूरे गांव को अपनी शक्ति से कैद कर रही हो। राधा गांव के किसान की बेटी थी। उसके माँ बाप का निधन बचपन में ही हो गया था। खुद की जीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करती, कभी कभी घरों का काम भी किया करती। कभी गांव में कोई शादी ब्याह का कार्य होता तो राधा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। यूँ समझिए धीरे धीरे राधा पूरे गांव की चहेती हो गई थी। उसके बिना किसी का भी कार्य संभव नहीं होता था। मंदिर की घंटियां बाद में बजती, मगर राधा वहां पहले से ही मौजूद होती। राधा के भजन पूरे आसपास के गांव में भी बहुत चर्चित थे। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते राधा 19 वर्ष की हो गई थी। शरीर में बदलाव के साथ साथ राधा बेहद खूबसूरत होती गई। रंग सांवला था, पर चेहरे की बनावट किसी हीरोइन से कम नहीं थी। गांव में किसी भी तरह का कोई बदलाव लाने के लिए जब भी कोई बात होती तो सबसे ज़्यादा राधा ही चहकती। गांव में जब नए डॉक्टर का आगमन हुआ उस वक्त राधा से कोई खुश नहीं था, क्योंकि अधिकांश लोगों की सेवा वो ही किया करती थी। गांव में अस्पताल ना होने के कारण अनेकों मौतें हुई थी। उस डॉक्टर ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए जाने कितने ही बार राधा के कहने से अर्जी डाली थी। परिणाम ये हुआ कि तकरीबन 1 साल के बाद सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए कुछ लोगों को गांव में भेजा था।
बस इसी तरह से गांव में सरकार द्वारा एक अस्पताल बनाने की योजना आई। शहर से 4 इंजीनियर गांव में आ गए। सरकारी काम से आए थे तो तकरीबन 6 महीने के लिए आ बसे। राधा ने जब सुना कि यही 4 लोग अस्पताल बनाएंगे तो सीधा उनसे मिलने की चाह लिए उनके दफ्तर में पहुंच गई। दफ्तर भी गांव के सरपंच के घर के आंगन में था। उन लोगों के रहने के लिए गांव में ही एक घर बना दिया गया था, पर काम करने के लिए वहां कोई नहीं था। राधा को देखने के बाद उन सभी ने उससे घर का काम करने के लिए कहा। सरपंच ने भी राधा की इतनी तारीफ की कि सभी ने राधा के घर का खाना बनाने के लिए उससे निवेदन किया। चारों इंजीनियर का नाम कुछ इस प्रकार था: मुकेश, किशोर, विकास और उत्तम। सभी लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच थे। तभी मुकेश ने कहा, राधा, सरपंच साहब जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिए खाने को तुम ही बना देना, प्लीज़ ना। राधा कुछ सकुचाते हुए हामी भरती है। ठीक है साहब, मैं बना दिया करूँगी। चलो, एक चिंता तो ख़त्म हुई, बस इसी बात की टेंशन हुई पड़ी थी। अब राधा हर दिन सुबह सुबह वहाँ पहुँच सभी का खाना बना दिया करती। यूँ ही करते करते 3 माह बीत गए। हर दिन का यही चल रहा था और अस्पताल भी लगभग आधा बनकर तैयार हो चुका था। राधा मन ही मन बहुत खुश होती कि चलो किसी तरह से भी मैं इनकी मदद कर पाई। यूँ ही एक दिन उनमें से उत्तम का जन्मदिन था। तो फिर मुकेश ने कहा, राधा, आज तुम्हें शाम को आना पड़ेगा, आज उत्तम का जन्मदिन है, सो कुछ अच्छा सा खाना बना देना। राधा ने कहा, शाम को? साहब, शाम को कितने बजे? अरे वही 5 बजे। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगी। राधा भी खुशी खुशी शाम को खूब अच्छी साड़ी पहने उनके घर पहुंच जाती है। उत्तम के लिए उपहार स्वरूप गुलाब का फूल लेके जाती है। आज राधा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उत्तम ने देखते ही कहा, थैंक यू राधा, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो तुम, साड़ी तुम पर बहुत ही जच रही है। उत्तम के साथ साथ सभी ने हानि भरी। राधा खाना बनाना आरंभ करती है और सभी एक कमरे में बैठकर शराब पीने लगते हैं। राधा को एकदम से आभास नहीं होता है कि दृश्य कुछ ऐसा है घर का। एक एक कर सब रसोई घर में आ खाने का सामान लिया जाया करते हैं। उत्तम ने एक गिलास में जूस भरा और देने के लिए आगे ही बढ़ा था कि मुकेश ने कहा, अरे ज़्यादा ज़्यादा जूस पिलाया क्या? इतना सुन सभी ने ऐतराज़ किया कि बच्ची है, क्या करना चाह रहे हो? गांव वाले हमको जान से मार देंगे, होश में रहिए सब। मुकेश ने कहा, अबे साले, कितना ध्यान देती है हमारा और तुम ऐसी हरकत सोच रहे हो? क्या कहूँ मैं? फिर किशोर ने कहा, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। उत्तम ने जूस ले जाकर राधा को दे दिया। राधा ने भी खुशी खुशी जूस पिया और खाना बनाकर सभी के लिए परोस दिया। एक टेबल पर पूरा खाना लग गया। सारे लोगों को साथ बुलाकर सभी को खाना परोस दिया। किशोर की नज़र जब भी राधा पर पड़ रही थी, सभी की वजह से उसने कोई हरकत नहीं की, मगर अपनी गंदी निगाहों से राधा के पूरे बंधन को निहार रहा था। राधा भी बेचारी क्या समझती, 4 में से 3 साहब तो अपने परिवार जैसा व्यवहार कर रहे थे और चौथे तक उसकी नज़र ही नहीं गई। पूरे गांव में उनके साथ ऐसा व्यवहार कोई करता ही नहीं था। थोड़ा सामान उठाने को वो क्या झुकी कि पल्लू नीचे आ गिरा। सभी ने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया सिवाय किशोर के। किशोर अपनी गंदी निगाहों से उसी पर गड़ाए हुए था। खाना खत्म होने साथ ही राधा भी खाना खाकर निकलने को होती है। अब जाती हूँ साहब जी, अंधेरा होने को है। फिर मुकेश ने कहा, मैं छोड़ दूँ तुम्हें तुम्हारे घर तक? राधा ने कहा, अरे नहीं साहब, ये गांव है मेरा, यहाँ हर कोई मेरी सुरक्षा को है। खाना खिलाने के बाद राधा अपने घर को लौटने लगती है। जब वो खेतों के पास होती है तभी रास्ते में पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा उड़ा दिया और उसे वहीं पटक दिया। राधा जब तक कुछ सोच पाती, उसके चेहरे पे किसी ने झापड़ पे झापड़ दिया, जिससे राधा वहीं बेहोश हो जाती है। जब राधा को होश आता है
तब सुबह हो चुकी होती है। अपने चेहरे से उसने कपड़ा हटाया तो देखा किसी ने उसके चेहरे पर बोड़ी उड़ा दी थी। भोर का वक्त था। राधा वहाँ से उठी तो उसके टांगों में दर्द हो रहा था। चलने में कुछ ठीक ना लगा। राधा ने अपने सिर को पकड़ते हुए, कौन था इतनी जोर से मारा मुझे? जाने फिर क्या हुआ, पता नहीं। कौन सा सोना चांदी लिए हुई थी जो मुझे इस तरह से मारा गया। इस असमंजस के साथ राधा वापस घर को लौट गई। घर जाकर स्नान किया और पूजा पाठ करके अपने काम में लग गई। यही सब चलता रहा और अस्पताल बंद कर तैयार हो गया। अस्पताल का उद्घाटन हुआ और वहाँ सबसे खुश राधा थी। गांव वाले भी खुश थे कि चलो अब इलाज के लिए दूर ना जाना पड़ेगा। काम खत्म होने के साथ सभी इंजीनियर वापस शहर लौट जाते हैं। जाने के वक्त सभी ने राधा को एक लिफाफे में कुछ पैसे भरकर उपहार स्वरूप दिए। लोगों ने इलाज करवाना शुरू किया और कुछ नए डॉक्टर भी नियुक्त किए गए। अब ज़्यादा गंभीर समस्या होने पर शहर के लिए जाना नहीं पड़ता था। राधा वापस से खेत में काम करने लगती है। कुछ महीने के बाद एक दिन यूं ही करते करते एक दिन राधा खेत में बेहोश हो गई। न जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था उस पर। राधा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने राधा की जब जांच करी तो पाया कि वो 5 महीने की गर्भवती है। गर्भवती होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। राधा जो ही अस्पताल से बाहर निकलती, गांव का रामू उसके बालों को पकड़ के उसे खींचते हुए उसे गांव के चौराहे पर ले आता है। सारे गांव वाले उसे जगह आ जाते हैं। राधा जब तक कुछ कह पाती या सुन पाती उसे एक झापड़ दे दिया जाता है। गांव का सरपंच पूछता है, बोल किसका पाप लिए घूम रही है? मैंने कुछ भी ना किया सरपंच चाचा, मुझे खुद भी ना पता है क्या हुआ। उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है। गांव वालों ने क्रूरता दिखाई और उसे हर कोई सजा देने की क्रूरता पे उठ पड़ा। जिस गांव ने उसे इतना प्यार दिया था, आज इस एक ही गलती की वजह से जो उसने की भी नहीं थी, प्यार सीधा नफरत में बदल गया। हर कोई थू थू कर रहा था, हर कोई एक ही बात किए जा रहा था, इससे तो गांव में बुरा असर पड़ेगा, इसको सजा तो देनी होगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वही एक नए आकर राधा के पेट पर कसकर लात मारते हुए कहा, जाने किसका पाप लिए घूम रही है, इसे मार देना ही ठीक होगा, वरना इसका असर बहुत होगा। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। अपने पेट को पकड़कर रोते हुए, सुनो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या सजा है, मेरे विश्वास करो, मुझे मत मारो। इतना कहकर राधा जमीन पर गिर पड़ी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। शायद राधा का गर्भ खून में तब्दील हो गया था। राधा रोए जा रही थी, मगर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सभी ने पत्थर उठाकर राधा पर बरसाना शुरू किया और थोड़ी देर में राधा खून से लथपथ हो गई। दर्द जब हद से ज़्यादा हो गया तब राधा ने जो कहा उससे वहाँ का वातावरण ही बदल गया। किसी के घर पर भी खुशियाँ नहीं आने दूंगी, देख लेना तुम सब, जा रही हूँ सबके जुल्म लेकर। ये खून दिया है ना तुम सब ने मुझे, देखो तुम्हारा मुकद्दर मैं लिखती हूँ इसी खून से। इतना कहते कहते राधा ने दम तोड़ दिया। राधा की लाश को घसीटकर गांव के बाहर खुले मैदान में मरे हुए जानवरों के पास चील कौओं के लिए छोड़ दिया जाता है। गांव की चहेती बेटी की इस तरह की मौत कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। राधा अब चील और गिद्धों का आहार बन चुकी थी। राधा के उन शब्दों को गांव का हर बच्चा तक जुबानी याद रखता था। राधा के जाने के बाद गांव में मातम छा गया। तेज बारिश और आंधी ने कईयों के घर को जमी दोज कर दिए। गांव कुछ ऐसा लगने लगा था कि मानो एक साथ हर घर में कोई गुजर गया हो। गांव भर में अब चर्चाएं ज़्यादा थी। चर्चाएं भी वही, राधा के आखिरी वाले शब्द, किसी के घर में भी खुशियां नहीं आने दूंगी। उस दिन गांव में दिन में ही सन्नाटा पसर गया। कहीं कोई भी ना दिखाई देता।
अगले 2 दिन के बाद सुबह सुबह बैठक हुई। सरपंच ने कहा, देखो गांव वालों, कल जो हुआ शायद गलत हुआ। वो बेचारी रोती तड़पती रही, मगर हम में से किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उसका श्राप कहीं गांव के लिए घातक ना बन जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने काम पर लौट पुनर्बल लगा लें। किसी तरह से गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और वापस काम करने लगे। गांव के सुनार के बेटे का तिलक 2 दिन बाद होना था। उसे इसी बात की चिंता सताई जा रही थी कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। गांव भर में न्योता दिया जा चुका था और सब तैयारी भी कर चुके थे। राधा की मौत ने उसे एकदम से डरा दिया था। खैर, तिलक वाले दिन सब कार्य अपने तरीके से हो रहा था। लोगों की भीड़ तो थी, पर खुश होने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। लड़की वाले दूसरे गांव से लड़के का तिलक लेकर गांव आए, मगर उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चेहरों की मायूसी देखकर पूछ बैठे, अरे सब कुशल मंगल तो है ना? जाने क्यों कुछ ठीक ना लग रहा। ये सुनने के बाद सुनार रावीज ने गाना बजाने को कहा। घर के लड़कों ने गाना चला दिया और माहौल एकदम से बदल सा गया। सभी नाच गया मस्ती कर रहे थे और तभी गाने का माहौल को चीरते हुए एक रोने की आवाज़ सभी के कान में पड़ती है, मानो कोई सिसकियां लेकर रो रहा हो। राजीव के कानों में जैसी आवाज़ आती है, अब ये कौन हो रहा है? यार चुप करो। रोना फिर भी बंद नहीं होता है। अरे ऐसे शुभ घड़ी में कौन रो रहा है? कोई बताएगा? सभी प्रकार की ध्वनि बंद होती है। तब सभी ने देखा, कमरे के कोने में एक औरत अपना सर किए नीचे रोए जा रही थी। राजीव वहां जाता है। कौन है तू जो रोए जा रही है, वो भी ऐसी शुभ घड़ी में? तुझे पता नहीं है कि आज मेरे बेटे का तिलक है? उस औरत ने अपना सर उठाया तो देखा कि राधा ही बैठी हो रो रही थी। उसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। घर के मुख्य दरवाजे पर आग लग चुकी थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वह घर आग में पूरी तरह जल उठा था। कोई एक व्यक्ति भी घर के बाहर पाँव भी ना निकाल सका। देखते ही देखते उस घर के भीतर का हर एक व्यक्ति मौत के घाट उतर चुका था। राधा मुस्कुराते हुए उसी जलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उस घर में आग कैसे लगी है, ये कोई भी ना जान पाया। अभी तो गांव में सन्नाटा खत्म से ही हुआ था कि ये दूसरी घटना। पूरे गांव में दहशत सी फैल गई। गांव भर में अनेकों तरह तरह की बातें होने लगी। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि वहां के भीतर की खबर किसी ने भी ना दी। इसलिए राधा वाली बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल था। कोई राधा का कहर कहता तो कोई इसे महज एक इत्तेफाक कहता। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि उस घर में एक चूल्हा जलाने वाला भी ना बचा। पूरा गांव एक नए सदमे में जा चुका था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। लोग वापस से सामान्य जीवन में आ जाते हैं। रामू को देखने के लिए लड़की वाले गांव में आने वाले थे। उसकी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर शादी नहीं लगती थी। आज रामू बहुत खुश था। उसके घर मेहमान की ओर चला आ रहा था कि हवाओं ने रुख बदला। हवा भी ऐसी थी कि मानो सब उड़ा ही ले जाए। रामू और सारे मेहमान गांव के अस्पताल तक आ गए थे। रामू अपने आंखों को मले जा रहा था। यूं ही आंखें मलते मलते उसे राधा उसकी ओर आते दिखी। अगले ही पल कोई ना था। जब तक वो संभालता, राधा उसकी आंखों के सामने आ जाती है। रामू के मुख से चीख निकल जाती है। उसके साथ के मेहमान तो अभी भी उसी हवाओं के जाले में फंसे हुए थे। हवा के थमते ही सबने देखा कि रामू जमीन पर गिर पड़ा है। पास ही अस्पताल होने की वजह से तुरंत ही उसे ले सब अंदर चले गए, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुन सभी अस्पताल तक आते हैं। इस मौत को भी लोगों ने राधा के कहर से ही जोड़ दिया। अब तो धीरे धीरे सभी को यकीन हो चला था कि राधा की बात सच है। सारे के सारे कार्य स्थगित कर दिए गए। कोई खुशियाँ नहीं मनाएगा। कुछ महीने यूं चलता रहा।
अब गांव में मनुष्यत ने पैर पसार लिया था। ना कोई हंसता ना कोई बोलता, हर बात पे डर। अब तो कोई भूल कर भी रात में नहीं निकलता था। उसी गांव में एक बारात आई। गांव के बाहर आकर ही रुकी तो साथ के लोगों ने कहा, अरे यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मगर दूल्हे के पिता थोड़ा हठी था, हटकर बैठा ही जा। तो इसी गांव के चक्कर लगाकर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन बारात गांव के चक्कर लगा गांव के मंदिर में माथा टेक वापस लौट जाती है। ये माजरा देख गांव वालों की खोई मुस्कान लौट आती है। एक बैठक के दौरान सरपंच कहता है, अरे लगता है बला टल गई है इस गांव से। क्या कहते हो? देखा ना कैसे बारात आई और चली गई। मुझे तो लगा कि बेचारे ये सब गए काम से। लगता है वो जो घटनाएं हुई थी वो गांव में बस महज एक इत्तेफाक थी। गांव के मंदिर के पंडित दीनानाथ के घर उनके दूर के चाचा आए थे। मंदिर का कार्य छोड़ और कोई कार्य ना संबंध हो पा रहा था। दीनानाथ के चाचा एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। सरपंच के हिसाब से बला टल गई थी। उनकी बात सुन गांव वालों ने अपूर्ण रखे काम को पुनर्सिद्ध करने की ठानी। हर वर्ष गांव में लगने वाले मेले का आयोजन किया गया। फिर से लोग मेलों की तैयारी में लग गए और सब तैयारियां हो भी गईं। और मेलों का उद्घाटन सरपंच के हाथों से होना तय हुआ। मंदिर के सामने वाले मैदान में ही मेला लगाया जाता था, जहां राधा भी भरकर नाचती और खूब खेलती। गांव के पंडित ने सरपंच को समझाने की कोशिश की, मगर सरपंच ने एक ना सुनी। सुनो पंडित जी, क्या जीवन ऐसी बीतेगा हमारा? बताओ, अब जो होगा देख लेंगे, कोई तो निवारण होगा इसका। शाम होते होते लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। छोटे छोटे दुकानों में लोग सामान लिए बैठे थे। चूड़ियाँ, बिंदी, मिठाई, बाइस्कोप, तो जाने क्या क्या, सभी और खुशियाँ फैली हुई थी। लोग खुश थे इतने दिनों बाद, वो भी। मगर ज़्यादा देर तक ये संभव ना हुआ। गांव में लगा बाद से झूला टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर से वही धूल वाली आंधी चलने लगती है, मानो राधा के आने का संकेत हो। इसी आंधी के बीच सरपंच को राधा की झलक दिखती है। राधा उसी आंधी के बीच नाचती दिखाई दी। राधा को झूमता नाचता देख सरपंच हैरान थे। खुशियाँ, कहा था ना खुशियाँ नहीं आने दूंगी। राधा आंखों को तोड़ते हुए सरपंच की तरफ कहती है और राधा जोर जोर से हंसने लगती है। राधा अब ठीक सरपंच की निगाहों से निगाहें मिला चुकी थी। सरपंच बाबू डर के मारे कहीं जा नहीं रहे थे कि तभी एक शक्ति राधा की शक्तियों पर हावी सी हो जाती है। पंडित दीनानाथ और उनके चाचा दोनों ही हाथों में एक माला लिए कुछ बोले जा रहे थे। सिद्धियाँ जो प्राप्त थी उनको। चाचा जी ने सीधा तर्क राधा की आत्मा से किया, क्यों परेशान कर रही हो मासूम लोगों को? क्या बिगाड़ा इन्होंने तेरा? पंडित हट जा मेरे रास्ते से। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। इनकी करतूत जानता है तू? फिर चाचा ने बताया, सब सुन चुका हूँ, माना कि सबसे गलती हो गई है, पर इसकी सजा कब तक, आखिर कब तक देगी तू? अब बस भी कर, क्या चाहिए तुझे इसके बदले? राधा ने कहा, सौदा करेगा तू? फिर पंडित जी ने बोला, हाँ वही समझ ले। बात पता क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं, बस मुझे इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हैं। अच्छा, तेरे साथ कुकर्म करने वाला कौन था ये बता। किसका बच्चा था तेरी गोद में? राधा ने बताया, उन्हीं चारों में से था कोई। उस दिन जब मैं लौट रही थी तब किसी ने पीछे से धोखे से मेरे साथ कुकर्म किया था। उनमें से एक ही था जिसकी निगाहें हमेशा मुझ पर थीं। उस दिन के बाद से एकदम से उसकी हरकत बदल गई थी। उन्हें यहाँ ला दे, मैं बख्श दूंगी इन्हें, मैं खुद ही पता कर लूँगी। इतना बोल राधा वहाँ से चली जाती है। देख सरपंच, बेचारी पर क्या जुल्म हुआ है। उसे तो, उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो दुष्ट कौन था। सरपंच ने कहा, हाँ पंडित, मैंने देखा,
बड़ी भारी गलती हो गई है हमसे। मुझे मेरी अब जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उस अपनी बच्ची को बेमौत मार डाला। अब आप ही बताइए, हम इसे कैसे कैसे रोकें? चाचा ने बताया, बुलाइए उन शहरी बाबू को आ गाँव में, बाकी का काम वो खुद कर लेगी। सरपंच ने अपने बेटे की शादी की योजना बनाई और चारों बाबू को शादी का न्योता भेज दिया। न्योता देख सभी ने गांव में जाने का निश्चय किया। ठीक 15 दिन के बाद न्योता था। गांव को झालर और बत्ती से सजा दिया गया ताकि शादी का माहौल लगे। सरपंच के घर पर खूब रोशनी कर दी गई। एक ही गाड़ी में सवार हो चारों शहरी बाबू गांव में दाखिल हो जाते हैं। अब हम लोगों के आने के साथ ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शहरी बाबू लोगों को लगा कि लोग उन्हें देखकर खुश हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि बात कुछ और है। सरपंच ने उनके ठहरने का इंतज़ाम करा और फिर से उसी घर में उन्हें ठहराया था जहाँ पहले वो रहा करते थे। गांव में आते ही सभी ने राधा के लिए पूछा, मगर किसी ने भी उनका जिक्र नहीं किया। सरपंच ने कहा, उसी ने तो बुलावा भेजा है, आएगी आपसे मिलने। मुकेश लोगों के रवैये से कुछ संतुष्ट नहीं था। सभी घर में चले जाते हैं। शाम होने के साथ ही सभी पीने के लिए बैठते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मुकेश उठकर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। अरे आ गई तुम? कैसी हो तुम राधा? राधा चुपचाप भीतर आ जाती है। उत्तम और विकास ने जब राधा को देखा तो पूछ बैठे, कह रहे कैसी हो राधा? तुम्हारे हाथों का खाना आज भी याद आता है हमको। देखो हम सब चले आए फिर से गांव में। राधा सभी की आंखों को पड़ रही थी। राधा ने एक ही शब्द कहा। सभी बोले जा रहे थे, मगर राधा चुपचाप अंदर आ जाती रही। किशोर बाथरूम से निकलते ही राधा को देखा और थोड़ा चूक जाता है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तीन का, बस वही हुआ। किशोर देखता और राधा से कुछ भी ना कह पाया। राधा की आंखों में देखने की हिम्मत किशोर में थी ही नहीं। घर के बाहर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुकेश ने जब खिड़की से देखा तो उत्तम और विकास के साथ बाहर चला आया। अरे क्या हुआ सरपंच जी, सब ठीक तो है? आप सब यहाँ? कुछ हुआ है क्या? सरपंच और चाचा साथ ही साथ खड़े थे। आपके और साथी कहाँ हैं? जी वो राधा से बात कर रहा है। सरपंच ने हैरानी के साथ, राधा के साथ? राधा अंदर है? मुकेश ने कहा, जी हाँ, क्यों? इतने में किशोर के चीखने की आवाज़ आती है। मुकेश, उत्तम और विकास अंदर जाने को दौड़ते हैं, मगर दरवाज़ा बंद हो जाता है। किशोर की आवाज़ भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। मुकेश कहता है, किशोर, राधा, दरवाज़ा खोलो, हो क्या रहा है भीतर? मुकेश दौड़कर सरपंच के पास आता है। अरे सरपंच जी बताइए, हो क्या रहा है ये? सरपंच ने बीते दिनों की सारी बातें मुकेश और उसके साथियों को बताई। वे सभी इन बातों को सुनकर हैरान थे और शर्मिंदा भी। घर के भीतर से अब कोई भी आवाज़ ना आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। सभी अंदर जाकर देखते हैं, मगर अंदर कोई नहीं रहता। ना ही किशोर और ना ही राधा, दोनों ही जा चुके थे। गांव वाले के चेहरे पर आज पहली बार किसी के मौत पर खुशी आई थी। सभी चेहरे खुशी के साथ चमक रहे थे। राधा ने अपना वादा बखूबी निभाया। गांव के सरपंच ने अपने घर के आंगन में राधा की एक मूर्ति लगवाई ताकि कोई राधा को भूल ना सके। बात लगभग बहुत पुरानी है, जब मेरी मम्मी की मम्मी यानी कि मेरी नानी की नई नई शादी हुई थी। उस ज़माने में घर में बिजली, पानी, घड़ी आदि कुछ भी नहीं होता था। ना ही पक्की सड़क होती और ना ही कोई वाहन की सुविधा थी। लोग दिन के उजालों में सारे काम निपटा लेते और शाम का सूरज ढलते ही सब अपने घरों में डुबक जाते। फिर सुबह तड़के 4 बजे मुर्गी की पहली बांग सुनते ही उठकर बैठ जाते और रोज़मर्रा के काम निपटाने लगते।
नानी सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ अपनी सास के साथ नदी किनारे निकल जाती। वहाँ कपड़े धोकर स्नान करके फिर नदी का मीठा स्वच्छ पानी जल हांडी में कलसे में भरकर दोनों घर वापस आ जाती। फिर सबको नाश्ता और चाय बनाकर देती। यही रोज़मर्रा का काम था। उस समय घर की स्त्रियां सबसे पहले मुंह अंधेरे में अपना स्नान और सफाई कर लेती, क्योंकि सुबह उजाला होने के बाद नदी पर पुरुषों और लड़कों का स्नान और तैराकी चलती, तो कोई अपनी गाय भैंस नहलाने नहीं आता था। इसलिए गांव में सबसे पहले औरतें ही नदी पर जाती और उनके लौटने पर ही घर के पुरुष और लड़के नदी पर जाया करते थे। एक रात ना जाने क्या हुआ कि नानी के घरेलू मुर्गे ने रात के 1:30 बजे ही बांग दे डाली। मुर्गे की बांग सुनकर नानी और उनकी सास जग गई और नदी पर धोने के लिए मेले कपड़े गठरी बनाकर उन्हें ले गईं। उनको तो यही लगा कि सुबह के 4 बज गए होंगे, क्योंकि मुर्गे ने बांग जो दी थी, और वो दोनों कपड़े बर्तन समेटकर नदी किनारे चल पड़ी। आज रास्ता काफ़ी सुनसान हो रखा था और गांव की औरतें भी नज़र नहीं आ रही थीं। नानी और उनकी सास ने सोचा, चलो अच्छा है, जब तक बाकी औरतें आएंगी तब तक हम कपड़े धोकर स्नान भी कर लेंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात हुई। एक बात उनके समझ में नहीं आ रही थी कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, वरना सुबह के होने पर तो लोग बाग भी आते हैं नदी पर, या कोई लकड़ी काटने को निकलते ही हैं तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है। पर आज तो कोई भी नहीं दिख रहा था, वो भी कहीं पर। ऊपर से उल्लू और चमगादड़ की भयानक आवाज़ें और जंगली जानवरों के गर्जन उन दोनों के कलेजे कांप रहे थे। दोनों ने घर वापस जाने का सोचा, पर नानी बोली, अरे अम्मा, अब तो हम नदी के किनारे पहुंच भी गए, तो वापस जाने से अच्छा होगा हम कपड़े धोकर नहा लेते हैं, फिर पानी भरकर निकलेंगे आराम से। तब तक सब लोग आ भी जाएंगे और हमारे काम निपट गया। ये देखकर सारी औरतें हमसे जल जाएंगी कि ये सास बहू तो सबसे तेज हैं। यही सोचकर दोनों सास बहू फटाफट कपड़े धोने लगी। सारे कपड़े धोने के बाद भी अब तक कोई और वहाँ नहीं आया था। फिर दोनों नदी में उतर गईं स्नान करने के लिए। चांदनी रात और पानी कितना ठंडा, शीतल, आह, सारी थकावट गायब हो गई। दोनों सास बहू ने काफ़ी देर तक नदी के शीतल पानी में नहाए, फिर भी उन्हें सिवाय जंगली जानवरों की आवाज़ों के अलावा और कुछ सुनाई ना दिया, ना कोई नज़र आया। नहाने के बाद दोनों ने घर से लाए हुए सूखे वस्त्र पहने और गीले वस्त्र ढो डाले। अरे बहू, कमाल है, हमारा सारा काम निपट भी गया, बस अब पानी भरकर घर चलना है। पर कोई अब तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ अम्मा, वही तो मैं कब से सोच रही हूँ, आखिर सब गांव वाले कहाँ गए? मेरी नानी और उनकी सास ने अपने पहने हुए कपड़े नहाने के बाद धो लिए। अभी वो कपड़े धोकर निचोड़ी रही थी कि उनको नदी के पानी में बुड़बुड़ाहट महसूस हुई। नानी और उनकी सास का ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया तो दोनों ही हक्की पक्की रह गईं। नदी के पानी में जो बुड़बुड़ होकर उबाल आ रहा था, उसमें से एक औरत लाल साड़ी पहनी और दुल्हन की तरह सोले श्रृंगार की हुई नदी में से निकली। उसके हाथ में पीतल की थाली थी। उस थाली में नारियल, हार, फूल, सिंदूर और कुछ मिठाई के साथ फल भी थे। वह औरत नदी के ठीक बीचों बीच ऐसे चल रही थी जैसे वो ज़मीन पर चल रही हो। नानी की सास ने उसे आवाज़ लगाई, और छोरी, नदी के पानी में मत जाइयो, बीच पानी घड़ा गहरा सा। पर उस औरत को जैसे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अरे ये कौन है? हमारे गांव में तो इन दिनों फ़िलहाल किसी की कोई नई शादी हुई नहीं थी, फिर ये छोरी किधर से आ गई? नानी और उनकी सास ने कई बार उस दुल्हन को पुकारा, पर वो नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई, अपनी थाली से एक एक चीज़ उठाकर नदी में डालने लगी।
फिर बेल का एक पत्ता, या यूं कह लो एक बहुत बड़ी बेल, नानी की सास के पैरों की तरफ आई, जिसमें नानी की सास का पैर बंद गया और वो एकदम खींची चली गई, पानी में अंदर जा रही थी। तभी नानी ने उनका हाथ पकड़ा और वो उसे खींच रही थी। फिर इतने में रामू अंकल आए जो बगीचे में सोते थे। वो आते ही उन्होंने भी मेरी मदद करवाई। इसके बाद रामू अंकल ने भी वहाँ देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मैं रामू अंकल को बता रही थी कि ये सब वो कर रही है, पता नहीं कौन है। लेकिन हैरानी की बात थी, उस समय वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो मैं भी हैरान थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे घर जाना था तो मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं अम्मा को खींच के सीधा घर ले गई। अम्मा के बहुत गहरी चोट आई थी तो अम्मा को उस समय नानी ने सुला दिया और नानी भी वहाँ बैठकर सोचने लगी कि क्या हुआ। तब उनका समय और घड़ी पर ध्यान गया तो घड़ी में अभी भी 3:30 बज रहे थे, जिसे देखकर नानी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके बाद उन्हें सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ बैठे रामू काका को सारी बातें बताई। रामू काका ने बोला, मुझे तुम्हारी बातों की सारी आवाज़ें सुनाई तो दे रही थी। कहती है ना, गांव में बगीचे होते हैं, बगीचे में एक बंदे का सोना ज़रूरी होता है ताकि कोई फल वल ना चुरा ले या फिर कुछ उनके फल वल तोड़ के ना ले जाए, क्योंकि उन्हें ध्यान रखना पड़ता होता है, तो इसलिए वो सोते होते हैं। इसी तरह रामू काका भी सो रहे थे, लेकिन रामू काका ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थे, तो उन्होंने वो सब आवाज़ें सुनी थी। लेकिन उन्हें लगा कि ये सब चले जाएंगे आराम से नहा जो अपना काम वाम करके, तो इन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का तो गांव वालों को भी पता नहीं होता कि क्या टाइम हो रहा है। इस वजह से फिर रामू काका ने उन्हें सारी बात बताई कि वक्त का पता तो मेरे को भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी जैसी मैंने चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हारे पास भागा भागा आया। और जब नानी ने समय देखा तब उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई और रामू काका ने भी बताया कि उस तालाब में लगभग 20 साल पहले की बात है, एक औरत ने अपनी मर्जी की शादी ना होता हुआ देख यहाँ पर डूब के अपनी जान दी थी, जिसके बाद से वो औरत कई बार गांव वालों को दिखाई दी है और वो चाहती है जैसे उसने जान दी वैसे ही सभी यहाँ पर जान दे दें और ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुँच गया, वरना अगर वो लेने आती है तो वो लेकर ही जाती है। ये सुनने के बाद हमारा ध्यान बहुत खट्टा हुआ और हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद से मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि हम सही समय पर जा रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं घड़ी ज़रूर चेक करती हूँ।